हाँ डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि डॉक्टर हुमा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन के बायोलॉजी ऑब्जर्वेशन कैसे करने होते हैं। पहली बात, इस वीडियो में मैं बॉटनी पर फोकस करने वाला हूँ। जो वीडियो बाद में आई उस पर मैं जूलॉजी पर फोकस करूँगा। तो अब एक चालू करते हैं। पहली बात कि बॉटनी में आपको क्या दिख सकता है। आपको प्लांट दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लावर, नहीं तो आपको कोई फ्रूट देगा लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉर्न, नहीं तो कोई पल्सेस देगा आपको, नहीं तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ऐसे बहुत सारे टाइप के वैरायटी के स्पेसिमेंस देंगे आपको। उस स्पेसिमेंस को आपको ऑब्जर्व करना है और आपको उस पर कंक्लूजन और ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। तो पहली बात, ऑब्जर्वेशन कैसे करें। आपको एक स्पेसिमेन दिया है, फॉर एग्जाम्पल ऑनियन। तो ऑनियन को देखो, पहले क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में कि ऑनियन क्या है। ये पिंक कलर का एरिया पार्ट क्या है, ये स्टेम है, रूट है, क्या कुछ और ही है। तो आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली एक बल्ब है, ट्यूनिकुलेटेड बल्ब बोलते हैं इसको, पर एक आपके लेवल तक एक बल्ब ही है सर। ये बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम होता है जो आपको बताना चाहिए। अब ये इसके रूट किस तरह के हैं। इसके रूट आप देख सकते हैं, फाइब्रस रूट है इसके स्टेम में कैसे इंटरसेक्शन आते हैं, मतलब कैसे कनेक्ट होता है स्टेम से, ये भी देख सकते हैं आप। इसमें फाइबर के बंडल से कनेक्ट होता है। और ये जो आप लेयर देख सकते हैं, ये एक्चुअली मॉडिफाइड लीव्स है, एक स्टेम पर लगे हुए हैं। ये एरिया दिख रहा है, एक स्टेम है जिसके अराउंड मॉडिफाइड लीव लगे हैं। ये बेसिकली क्या करता है, अब तो आपको पता है, ये फूड स्टोरेज के लिए यूज होता है। वैसे और एक वेजिटेबल होता है पोटैटो बेसिकली मॉडिफाइड रूट है। तो ये मॉडिफाइड रूट का काम क्या है, वापस से फूड स्टोर करना। तो अब बनाना देखो, आपको एक स्पेसिमेन दिया होगा जो बिल्कुल बनाना जैसा लगेगा। तो ये बनाना लगेगा, पर इसके अंदर का जब आप देखोगे तो इसमें ये क्लियर नहीं होगा, इसमें बहुत सारी सीड होगी इसके अंदर। तो अब ये क्या चीज़ है, बेसिकली होता क्या है, बहुत सालों पहले, मतलब कुछ 100-150 साल पहले बनाना में बहुत सारी सीड हुआ करते हैं। वो 200-100 सीड होते हैं बनाना में। वो ब्लैक कलर के छोटे छोटे दिखते हैं कुछ ऐसे। ये बनाना की सीडे पर एक रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने क्या किया, हमने वो बनाना को प्लांट किया जिसमें सबसे ज़्यादा कम सीड है। तो बेसिकली हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया उन बनाना को कि उनमें सीड ना हो। तो आज ये आखिर में देख सकते हैं कि अब इसमें सीड नहीं दिखते, होते ही नहीं, क्योंकि हमने इसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया। तो आपको ये 2000 बेसिक फैक्ट्स होते हैं वो पता होना चाहिए प्लांट्स के। अब हम फ्लावर के एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे फ्लावर होते हैं। तो फ्लावर के आपको बेसिक पार्ट्स होते हैं, कोरोला, कैलिक्स, सेपल, वैसे पार्ट्स। तो आपको ये बताना चाहिए कि इन पार्ट्स के और फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं क्या, इस कौन से ग्रुप में आते हैं पार्ट, ये सबको आप बताना चाहिए जो आपके 6th स्टैंडर्ड के लेवल पर हो। तो एक प्लांट आप ऑब्जर्व करते हैं अभी। तो ये फ्लावर है, इसमें कैलिक्स नहीं है। अब कैलिक्स होता है वो सेपल। आप रोज के फ्लावर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक कैलिक्स है, बेसिकली सेपल, जो बर्ड स्टेज में इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, कवरिंग जैसा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर कैलिक्स है। अब हम देखते हैं कोरोला क्या होता है। कोरोला मतलब ये पेटल्स। तो पेटल का स्ट्रक्चर मतलब कोरोला और सेपल का स्ट्रक्चर मतलब कैलिक्स, ये दो हो गए। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर आते हैं। बेसिकली फ्लावर 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाला, दूसरा पार्ट होता है इंसेक्ट को यूज करने वाला। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने वाले पार्ट को हम देख चुके हैं, अब इंसेक्ट को यूज करने वाले पार्ट को देखते हैं। तो इसमें आते हैं 2 पार्ट्स, एंड्रोशियम और जाइनोशियम। एंड्रोशियम मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें 2 चीजें होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथो। इसे टुगेदर बोलते हैं स्टेमन। तो स्टेमन में जो एंथर होता है उसमें पॉलन होता है। अब जब ये पॉलन, आप देख सकते हैं मेरे फिंगर्स पर ये चिपक रहा है, ये ब्राउन ब्राउन कलर की, ये पॉलन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे जाइनोशियम बोलते हैं वहां पर जाता है, तो जाइनोशियम के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला स्टिग्मा, जहाँ पर वो ग्लू लाइक सब्सटेंस होता है जो पॉलन को चिपक ओढ़ लेता है या अट्रैक्ट करता है।
बाद में होता है ये ट्यूबलेस स्ट्रक्चर, जिसे स्टाइल बोलते हैं। जब इस पर पॉलन गिरती है, ये स्टाइल में ट्यूब ये हॉलो आउट हो जाता है स्टाइल, और जिससे वो पॉलन नीचे जाते हैं। बाद में ये ओवरी में एंटर करते हैं, तो यहाँ पर हिडन हो गए सारे आंसर की वजह से आप देख सकते हैं। ये ओवरी में एग सेल होते हैं। जब ये पॉलन एग सेल में जाते हैं, वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और उसमें सीड बन जाते हैं। बाद में वो ओवरी डेवलप हो जाती है और एक फ्रूट बनती है वो ओवरी, और उस एग सेल सीड बनता है। आपको पता है कि एप्पल को हम एक फॉल्स फ्रूट बोलते हैं, ऐसा क्यों है देखते हैं। देखो, फ्लावर का जो एंड पोर्शन है ये वाला, यहाँ पर इस एरिया को बोलते हैं थैलेमस। अब होता क्या है, जो ओवरी होती है वो थैलेमस के अंडर होती है। बेसिकली जब वो एक एप्पल का जो फ्लावर फर्टिलाइज होता है, होता कि वो थैलेमस बहुत बड़ा बन जाता है। जो आउटर कवरिंग देखते हो वो सेगमेंट, वो थैलेमस एक्चुअली। उस थैलेमस के अंदर है ओवरी, ओवरी के अंदर है सीड्स। तो आपको पता है वो व्हाइट सेक्शन देखते हैं ना, व्हाइट सेक्शन दो पार्ट होते हैं, एक क्लियरली व्हाइट होता है और थोड़ा ब्राउनिश होता है। वो ब्राउनिश सेक्शन एक्चुअल फ्रूट है एप्पल का, और जो व्हाइट स्ट्रक्चर है वो थैलेमस है। इसलिए एप्पल को फॉल्स फ्रूट बोले जाते हैं। अब एक फैक्ट बता दो जो आपको अभी 6th स्टैंडर्ड में नहीं है पर आपको पता होना चाहिए। तो होता क्या, 2 प्रकार के ओवरी होते हैं, एक्चुअली 3। पहला प्रकार होता है सुपीरियर ओवरी, दूसरा होता है इंफीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी मतलब जो सारे पार्ट में डिस्कस किए, कोरोला, कैलिक्स, एंड्रोशियम, ये सारे पार्ट्स उस जाइनोशियम के नीचे होते हैं, मतलब उस ओवरी के नीचे से ग्रो होते हैं। उस ओवरी उन सारे प्लांट के ऊपर होता है। तो अभी देख सकते हैं कि इसके नीचे से ये सारे ग्रो कर रहे हैं। ये एंड्रोशियम ओवरी के नीचे से आ रहा है, तो ये ओवरी ऑफ कोर्स सुपीरियर होगी। अब सेम होता है इंफीरियर ओवरी के साथ, पर थोड़ा अलग। होता क्या है, जो सारे वो कैलिक्स, कोरोला और वो एंड्रोशियम ओवरी के ऊपर से आते हैं, तो ओवरी नीचे हो जाती है, तो उसे इंफीरियर ओवरी बोलते हैं। अब जो फ्लावर में ओवरी मिडल पर हो और सारे पार्ट्स ओवरी के लेवल से आए, उसे सुपीरियर इंफीरियर ओवरी बोलते हैं, मतलब बीच का मिडल पॉइंट। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर की। अब फ्लावर में और 2-4 चीजें आप बता देता हूँ। जो भी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक नोड है। नोड मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ से एक ब्रांच ग्रो होगी, फॉर एग्जाम्पल ये, और ये और एक नोड है यहाँ पर, ये वाला। इनके बीच वाले एरिया को इंटर नोड बोलते हैं। ये बेसिक आपको टेक्स्ट बुक में दिया है एनसीईआरटी के। तो ये होगा फ्लावर के बेसिक स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी। अब आते हैं पल्सेस पर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है मटकी। तो मटकी के बहुत प्रकार हो सकते हैं। होल ग्रेन होते हैं और आधी टूटी हुई ग्रेन होती है। तो ये 2 प्रकार होते हैं मटकी के। ये भी होल है, ये टूटी नहीं बीच से, पर बाद में जब मैं इस पानी में डालूंगा ये और ये स्वेल हो जाएगी, और बाद में से स्प्राउटिंग और जर्मिनेशन होगी इसका, और इसे हम काट लेंगे बीच से और वो मटकी हम ले लेंगे, खा लेंगे। तो अब ये होता क्या, स्वेल क्यों होता है इससे हम जानते हैं। अब देखो यहाँ पर इस शीट का डायग्राम यहाँ पर देख सकते हैं, ये इंटरसेक्शन है बेसिकली शीट का। तो पहली बार आप देख सकते हैं, पहली लेयर वो क्या है, वो एंडोस्पर्म है या सीड कोट। जो देख सकते हो ब्राउन ब्राउन कवरिंग सीड को, ये एंडोस्पर्म होता है, ब्राउन कलर की कवरिंग होती है। उसके अंदर व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो उसे कोटिलीडॉन बोलते हैं। कोटिलीडॉन मतलब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स। जो तो बाजू में छोटा सा प्लांट दिख रहा है वो एम्ब्री है, वो उसको मदद करता है ग्रो होने में। तो ये बेसिक सीड स्ट्रक्चर है। अब सीड की कैसे क्लासिफिकेशन होती है ये आपको जानना पड़ेगा। मोनोकोट और डाइकोट आपने सुना होगा। मोनोकोट मतलब जो सीड के पास 2 कोटिलीडॉन नहीं होते, सिर्फ एक ही होता है। और डाइकोट मतलब 2, डाई डो मोनो एक। डाइकोट मतलब 2 कोटिलीडॉन होता है सेपरेट, जिसको आप बीच से तोड़ सकते हैं। तो अब ये सारी, और एक बात, यहाँ पर मेरे पास 2 लीफ है। तो ये लीफ है इस फ्लावर का, इसे स्पेसिमेन ए बोलेंगे, और ये लीफ है रोज का, स्पेसिमेन बी बोलेंगे। तो ये लीफ स्पेसिमेन ए का है और स्पेसिमेन बी का है। तो ये थोड़ा ऑब्जर्व करके देखिए ये लीफ कैसा है।
पहली बात इसकी वेनेशन देखो, इसमें वेन्स कैसे अरेंज हुए तो आप देख सकते हैं कि ये वेब ब्रेक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर देखो तो ये एकदम पैरेलल जेल है, तो इसे हम नाम देते हैं, इसे हम रेटिकुलेट वेनेशन, इसे पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो रेटिकुलेट वेनेशन मतलब जिसमें एक वेब ब्रेक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, पैरेलल मतलब जिसमें स्ट्रेट लाइन आते हैं। अब इनका सब कनेक्ट होते हैं, फ्लावर का सब कुछ कनेक्टेड है। पहली बात, जिन प्लांट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा उनके पास डाइकॉट सीड होंगे और उनके पास टैप रूट होगा। समझ में आ रही है? सब कुछ कनेक्टेड है बायोलॉजी में, एटलीस्ट बॉटनी में सब कुछ कनेक्टेड तो है। तो अब देखते हैं, ये पैरेलल वेनेशन का प्लांट है और हमारे पास रोज है। रोज की कैसी रूट होते हैं? ऑफकोर्स टैप रूट होते हैं रोज के, जो बहुत अंदर तक जाते हैं। तो मेरी बात सच निकली कि जिसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होगा लीव्स में, उसके पास टैप रूट होगा। और एक बात, जिसके पास रेटिकुलेट वेनेशन होगा उसके सीड होता है वो डाइकॉट ही होगा हमेशा। तो ये हो गया रेटिकुलेट का। पैरेलल का देखते हैं, पैरेलल वेनेशन फॉर एग्जांपल कोकोनट, उसके लीव देखो थोड़ा और एकदम पैरेलल होते हैं उसके वेन्स। तो जनरली इस लॉजिक से जाए तो कोकोनट ट्री के जो रूट्स हो गए वो फाइब्रस हो गए क्या? बराबर, वेरी गुड, करेक्ट है। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा वो कोकोनट के रूट बाहर आते हैं थोड़े ग्राउंड से, और देखो कैसे हो गए वो तो एकदम बंडल लाइक हो गए, फाइबर थ्रेड जैसे हो गए, उसे फाइब्रस रूट बोलते हैं। तो फाइब्रस रूट होते हैं पैरेलल वेन्स के लीव्स के पास, और उनके फ्रूट के अंदर का सीड होता है वो हमेशा डाइकॉट होता है। तो इसे एग्जांपल लेते हैं, राइस ले लेते हैं। राइस सीड आपको पता है कैसा होता है, एक फॉर एग्जाम्पल बुलेट जैसा होता है, एकदम ओवर स्ट्रक्चर, उसे बीच में काट नहीं सकते। उसकी उस राइस के वो प्लांट के रूट कैसे होते हैं? हाँ, वो फाइब्रस होते हैं, आप देखते होगे। उसके लीव्स कैसे होते हैं? पैरेलल वेनेशन के साथ। तो बॉटनी में ये सब कनेक्टेड होता है, इसमें थोड़ा आप ध्यान दीजिए। अब कौन का एग्जांपल ले लेते हैं? इसके लीफ कैसे है? पैरेलल वेनेशन के। तो इसके रूट कैसे हो गए? ऑफ कोर्स फाइब्रस वेनेशन, फाइब्रस रूट हो गए इसके। ऐसे की जाती है बॉटनी की स्टडी। सारे पार्ट्स प्लांट के, सारे पार्ट्स अलग अलग प्लांट से रिलेटेड होते हैं और आपको समझना पड़ेगा। अब ये सब आप नॉलेज ले लिया, आपने ये सुन लिया मेरा बकबक, तो आपको क्या करना है? अभी आपको करना है, आप किचन में जाइए, मम्मी को पूछिए और मम्मी से एक टेस्ट लीजिए। कौन सी टेस्ट? मम्मी आपको ग्रेन्स देगी, उन ग्रेन का नाम बताइए, आपको सिर्फ एक टेस्ट वो लीजिए। बाद में आप क्या करिए, आप अलग अलग फ्रूट देखें। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट लीजिए। अब इमेजिन करिए कोकोनट का सीड क्या होगा? वो कोकोनट है, उसका सीड कहाँ पर है? दिख नहीं रहा, क्योंकि वो खुद ही सीड है, वो कोकोनट ही सीड है वो प्लांट का। ये कंफ्यूज होते बच्चे। बताए, मुझको क्वेश्चन आया था थियरी एग्जाम में, कोकोनट का सीड कहाँ पर होता है? वो कोकोनट ही होता है। ये प्रैक्टिकल में पूछा जा सकता है, आपको कोकोनट दिया होगा, पूछिए इसका सीड बताओ कहाँ पर है, आपके सामने तो है इसका सीड। तो ऐसे क्वेश्चन में ना बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको कॉमन सेंस, जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। तुम्हाला माहीतच नाही हे सीड आहे, तुम्हाला हे कसं करणार की हे अजून काही सीड नसणार का, हे सीड आहे, समजा लागते, बरोबर समजा लागते। आपण मराठी लोक आहे, समजा लागते आपल्याला, तर काही नाही होत आपलं। तो आता हे सगळं तुम्ही समजलं, आपण हे सगळं बघितलं आता। तो अब हमें इसका कंक्लूजन निकालना है, इस पर लिखना है। तो उस लिखने के लिए नॉलेज कहाँ से आएगा? कहाँ से स्टडी करोगे? इतने सारे पास बॉटनी के बुक्स पढ़ो, बुक्स आते हैं, प्रैक्टिकल लेवल के बहुत सारे बुक्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बुक लीजिए, इस बुक में लास्ट पेज में बहुत सारे प्रैक्टिकल के एक्सपेरिमेंट दिए हैं। यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है, प्रैक्टिकल डायग्राम दिया, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर डायग्राम भी दिए इस बुक में। तो इसे बुक्स रिफर कीजिए आप। ये होल्मा यंग साइंटिस्ट की क्वेश्चन आंसर की बुक है, ये आप रिफर कर सकते हैं। और ऐसे बुक्स पढ़िए आप, जनरल नॉलेज लीजिए आप माता पिता से। और एक मच्छी मार्केट में जाइए एक बार और फिश को ऑब्जर्व कीजिए, कैसा शेप होता है उनका, उनके फिन्स कितने होते हैं, उनके फिन का यूज क्या होता है, ऐसे भी ऑब्जर्व कीजिए। जूलॉजी का पार्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मैं। तो अब कंक्लूजन में आपको कैसे लिखना है, आपको पता है, सारा दिन भर का नॉलेज आपको पता है ये ट्यूबर
बल्ब होता है, इसमें ये पार्ट होता है, मॉडिफाई स्टेम होता है, ये मॉडिफाई लीफ है, ये कवरिंग बनाते हैं, सब बताया, उसका कुछ जरूरत नहीं है। क्वेश्चन का पूछा ये क्या है, आपने एक वर्ड में आंसर लिखना है, ये बल्ब है, हो गया। और कुछ ज्यादा हिस्ट्री नहीं डालनी इसमें, क्योंकि आपका टाइम बचाना है आपको, और एक्सपेरिमेंट भी कंप्लीट करना है, वो भी करेक्ट आंसर के साथ। इसलिए बोलता हूँ शॉर्ट में लिखिए और राइट आंसर लिखिए। अब लास्ट चीज आपको बता देता हूँ, मुझे खास तरह से प्रॉब्लम आती है जब लिखने में, मैं खड़े होकर लिखने में दिक्कत होती है मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैं बैठ के आराम से लिखता था होमवर्क। सब हुआ क्या, वहां पर गया, मैं एक्सपेरिमेंट किए, मैंने आराम से एक्सपेरिमेंट हो गए मेरे, कंक्लूजन में मुझे पता चल गया क्या क्या लिखना है। पर लिखने में इतना प्रॉब्लम आ रहा था, मुझको हैंडराइटिंग इतनी गंदी आ रही थी मेरी, मुझे अंदर से लगा कि मैं खड़े होकर लिखने की प्रैक्टिस क्यों नहीं की मैंने। तो आप ये गलती मत कीजिए, आपको भी खड़े होकर लिखने की प्रैक्टिस कीजिए आप। तो ये आज बॉटनी का एंड होता है यहाँ पर, मैं नेक्स्ट वीडियो में जूलॉजी की डिस्कशन करने वाला हूँ। तो थैंक यू।